Alright, let's begin with today's video that is all about solving a quiz on paragraph writing. Okay, ji. So, number one here on your screen, it states that what is the primary purpose of paragraph writing? आप जब एक पैराग्राफ को लिखते हैं, जब आप एक पैराग्राफ पेश करते हैं, तो उसका क्या मकसद होता है? बुनियादी मकसद क्या होता है? उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आप क्या चाहते हैं कि उस पैराग्राफ से क्या हो? टू कन्फ्यूज़ द रीडर विद स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन? क्या आप अपने रीडर को कन्फ्यूज़ करना चाहते हैं कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसके अंदर डाल दी है, अब तुम पढ़ो और तुम कन्फ्यूज़ हो जाओ? इज़ दिस द राइट ऑप्शन? नो. नंबर टू, आप ये देखिए, टू एक्सप्रेस रैंडम थॉट्स विदाउट स्ट्रक्चर. क्या आपका ये मकसद होता है कि कोई भी जो आपको ख्यालात आए, रैंडम थॉट्स थी, एकदम से आपको कुछ पता चला तो आपने पैराग्राफ लिख दिया और उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन उधर जा रही है, एक इन्फॉर्मेशन उधर जा रही है. हमने पढ़ा था ना स्ट्रक्चर अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर कि पहले टॉपिक सेंटेंस होता है, फिर बॉडी सेंटेंसेस होते हैं और फिर इसके बाद कंक्लूजन होता है. तो आपने इसके स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया और आपने ऐसे ही पैराग्राफ पेश कर दिया. सो इज दिस राइट ऑप्शन? नो. नंबर थ्री, to organize and present ideas in a specific and cohesive manner, जिसको हम कहते हैं. देखो, कोहेसिव मैनर क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये याद दिला दूँ. कोहेसिव मैनर होते हैं जिसके अंदर एक तरतीब होती है. आपने आइडियाज़ को प्रेजेंट तो कर रहे हैं, लेकिन आपने उनको ऑर्गेनाइज किया. आपने उनको ऑर्गेनाइज करते हुए उनको कोहेसिव मैनर एक दिया, तरतीब दी कि पहले ये बात होगी, फिर इसके बाद इसका ये सबूत होगा, फिर इसके बाद ये बात होगी, फिर इसके बाद इस बात को ख़त्म कर दिया जाएगा. ठीक है, दैट्स कॉल्ड कोहेसिव मैनर, जिसके अंदर हम कनेक्टर्स भी यूज़ करते हैं. आई नो, यू नो, इन आवर प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस दैट कि कनेक्टर्स होते हैं जैसे कि ऑल्दो, बिकॉज और फर्दरमोर, मोर ओवर, डिस्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ये तमाम तर वर्ड्स. सो सी मुझे ऑप्शन काफ़ी हद तक बेहतर लग रहा है इसके अंदर, लेकिन डी भी पढ़ लेता है. टू शो केस द राइटर्स वोकेबलरी स्किल्स. हाँ, वोकेबलरी स्किल्स तो पैराग्राफ राइटिंग के अंदर नहीं शो होते हैं, क्योंकि उसके अंदर तो 4 उसूल हैं पैराग्राफ राइटिंग के, जो कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे अपने फर्दर एमसीक्यूज में. सो हेयर द राइट ऑप्शन इज टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट आइडियाज इन अ कोहेसिव मैनर. ये आपका बेसिक पर्पस होता है जब आप कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं. अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ. व्हाट इज़ द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ कॉल्ड? आपको याद है हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट सेंटेंस जो होता है पैराग्राफ का, उसको क्या कहते हैं? क्या हम उसको इंट्रोडक्शन सेंटेंस कहते हैं, या हम उसको एक्सक्लूसिव सेंटेंस कहते हैं, या तो फिर हम उसको टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, और वी से द फर्स्ट सेंटेंस. द राइट ऑप्शन ओवर हियर इज़ द टॉपिक सेंटेंस. क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वही हमारा टॉपिक सेंटेंस भी होता है. वो टॉपिक से रिलेटेड होता है और उसको हमने इतना अच्छा प्रेजेंट करके लिखना होता है ताकि जो पहला रीडर आए वो पहला ही जो है ना वो सेंटेंस पढ़े और वो उसको ऐसा हो कि यार अब मुझे पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ना चाहिए. ठीक है जी. सो दिस इज द राइट ऑप्शन. टॉपिक सेंटेंस इज कॉल्ड द फर्स्ट सेंटेंस इन अ पैराग्राफ. नंबर 3, फॉर मैक्सिमल रीडेबिलिटी मोस्ट सेंटेंसेस शुड बी बिटवीन डैश वर्ड्स. ये हमने जो पीपीटी डिस्कस की थी अपनी वीडियो के अंदर, उसमें लिखा हुआ था कि कितने वर्ड्स होने चाहिए सेंटेंस के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी हम बात करें. तो क्या 15 से 20 होने चाहिए, या 20 से 25? 20 से 25 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. 10 से 15, 10 से 15 भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमल अगर पूछा जाए तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है. मैक्सिमम की बात की जा रही है हमारी. तो 30 to 35 तो ऐसा लग रहा है ये तो पूरा का पूरा एक पैराग्राफ बन जाएगा. नहीं. सो द राइट ऑप्शन ओवर हियर इज 15 to 20 वर्ड्स शुड बी देयर इन सेंटेंसेस फॉर मैक्सिमम रीडिंग. ओके जी, ये फिगर याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पेपर में पूछी जाए. इसके बाद हम चलते हैं व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ टॉपिक सेंटेंस. हमने पहले बात की कि फर्स्ट सेंटेंस को हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, है ना. अब हम हमसे पूछा जा रहा है कि टॉपिक सेंटेंस को क्या कहा जाता है. टॉपिक सेंटेंस का एक अदर नाम है, दूसरा नाम है, वो क्या होता है? फर्स्ट आइडिया, चेन आइडिया, कंट्रोलिंग आइडिया, या तो फिर इंट्रोडक्टरी आइडिया. मुझे याद पड़ता है कि एक की टर्म मैंने आपको बताई थी और मैंने आपसे कहा भी था कि ये आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज़ के अंदर कि टॉपिक सेंटेंस का दूसरा नाम क्या होता है. सो येस, इफ़ यू रिमेंबर, सो द राइट ऑप्शन ओवर हियर एंड द राइट नेम ऑफ टॉपिक सेंटेंस इज कंट्रोलिंग आइडिया, क्योंकि ये पूरे के पूरे पैराग्राफ को कंट्रोल कर रहा होता है. ओके, देन नंबर 5, व्हाट कैन बी इंक्लूडेड इन द बॉडी सेंटेंस एज सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन. पहले तो मैं आपको ये बता दूं चलूँ कि बॉडी सेंटेंसेस होते हैं, उसके अंदर जो है ना वो हम सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन डालते हैं, सपोर्टिंग एविडेंसेस डालते हैं, ठोस सबूत, यानी कि हमारी बात के अंदर वज़न आ जाए, हमारी बात मजबूत हो जाए. तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपनी बात को मजबूत करने के लिए? नंबर 1, स्टैटिस्टिक्स ऐड कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऐड कर सकते हैं, जो भी डेवलपमेंट हुई है
न्यू रिसर्च, प्रीवियस रिसर्च हम ऐड कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स हम ऐड कर सकते हैं, हम इसके अंदर एविडेंसेस ऐड कर सकते हैं, हम इसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स को ऐड कर सकते हैं, कंडीशंस को हम ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तमाम तर चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं जो हमने पहले भी पढ़ी थी कि सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन बेहद ज़रूरी होता है बॉडी सेंटेंसेस के अंदर, ताकि आपका पैराग्राफ हवा में ना हो बल्कि ठोस सबूत के साथ पेश किया जाए। नंबर 6, व्हाट इज़ द ब्रिज सेंटेंस? किसी को याद है कि ब्रिज सेंटेंस का दूसरा नाम क्या था? कंक्लूडिंग सेंटेंस। जी हाँ, बिल्कुल, हमने बात की थी कि ब्रिज सेंटेंस को कंक्लूडिंग सेंटेंस इसलिए भी कहते हैं, या कंक्लूडिंग सेंटेंस को ब्रिज सेंटेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक रीडर और राइटर के दरमियान एक ताल्लुक कायम करता है कि जो आखिर में बात की जाती है ना, वो याद रहती है इंसान को, है ना। आप 10 बातें करो, लेकिन जो 10वीं बात होगी लास्ट वाली, वो ऐसे ही करो कि वो जो सुनने वाला है ना, वो अपनी ज़िंदगी के अंदर उस बात को लेकर आ जाए, उस बात के ऊपर अमल करना शुरू कर दे। ओके जी, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ ब्रिज सेंटेंस, एक ब्रिज सेंटेंस बनाता है। नंबर 7, इफ़ यू मेक वन पॉइंट एंड स्टिक टू दैट पॉइंट, व्हाट डज इट मीन? देखिए, हमारे पैराग्राफ के 4 उसूल हैं: यूनिटी, सपोर्ट, कोहेरेंस, सेंटेंस स्किल्स। इन चारों के ऊपर मैंने एक एक MCQs बनाया है और प्रैक्टिकल के साथ बनाया है। अब आप इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, ये वीडियो यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, क्या बात कर रहा है वो कि अगर आपने एक पॉइंट का जिक्र किया है अपने पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर और आप उसी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? आपके पैराग्राफ को क्या मिलेगी? सपोर्ट मिलेगी, यूनिटी मिलेगी, कोहेरेंस मिलेगा, या फिर सेंटेंस स्किल्स आपके शो होंगे उसके अंदर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है यूनिटी मिलेगी। क्यों सर? क्योंकि बेटा, जब आप एक पॉइंट के ऊपर बात करते हैं और आप एक ही पॉइंट को लेके चल रहे हैं पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर, सो इट मीन्स कि आपके पैराग्राफ को यूनिटी मिलेगी, हम आहंगी मिलेगी, यकजहती मिलेगी कि हाँ जी, रीडर जो है वो पढ़ते पढ़ते बहक नहीं जाएगा, क्योंकि वो तमाम तर पॉइंट जो है वो यूनिटी के अंदर है, एक ही जैसे पॉइंट शो हो रहे हैं, ठीक है, और उसी के ऊपर बात की जा रही है। तो एक वक्त में एक बात की जाए तो अच्छा लगता है ना, दैट्स कॉल्ड यूनिटी। ओके जी। नंबर 2, इफ़ यू ऑर्गेनाइज एंड कनेक्ट द स्पेसिफिक एविडेंस। जब आप अपने पैराग्राफ के अंदर, बॉडी सेंटेंसेस के अंदर स्पेसिफिक एविडेंस को ला के देते हैं और उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, तरतीब देते हैं, और फिर आप उनके अंदर कनेक्शन भी पैदा करते हैं, तो जी जब कनेक्शन की बात आ गई तो फिर तो सर आंखें बंद करके कोहेरेंस का नाम आने वाला है। क्यों? क्योंकि कोहेरेंस का दूसरा नाम है लॉजिकल ऑर्डर, ये भी याद रखिएगा। कोहेरेंस का दूसरा नाम है लॉजिकल ऑर्डर और कोहेसिव का दूसरा नाम है कनेक्शन, कनेक्टर्स। ठीक है जी। तो देखिए, एक जब लॉजिकल ऑर्डर आ जाता है तो कनेक्शन भी बन जाता है, एक बात से दूसरी बात, दूसरी बात से तीसरी बात का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप अपने एविडेंस को तरतीब देते हैं और उनको लॉजिकल सीक्वेंस देते हैं, तो इट मीन्स कि आपके पैराग्राफ के अंदर कोहेरेंस के रूल को आपने फॉलो कर लिया है। सो कंग्रेचुलेशंस। नंबर 9, इफ़ यू बैकअप द पॉइंट विद स्पेसिफिक एविडेंस। अगर आप अपने पॉइंट्स को बैकअप करते हैं, यानी कि उनको सपोर्ट करते हैं स्पेसिफिक एविडेंसेस के साथ, एग्जांपल्स के साथ, कंडीशंस के साथ, डेवलपमेंट्स के साथ, प्रीवियस रिसर्च का आप हवाला देते हैं, ये तमाम तरह चीज़ें अगर आप करते हैं अपनी बात को मजबूत बनाने के लिए, तो इससे क्या मिलेगा आपके पैराग्राफ को? सपोर्ट मिलेगी, यूनिटी मिलेगी, कोहेरेंस मिलेगी, या फिर सेंटेंस स्किल्स शो होंगे। सो इट विल शो द सपोर्ट इन योर पैराग्राफ, कि आपके पैराग्राफ को आपने सपोर्टिंग एविडेंसेस के साथ, सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ सपोर्ट किया है, उसको पिलर्स दिए हैं, आपकी बात हवा में नहीं है। ओके जी। नंबर 10, इफ़ यू राइट क्लियर एरर फ्री सेंटेंस, तो इसका क्या मतलब हुआ? आंखें बंद करके सेंटेंस स्किल्स के ऊपर आप लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप कोई पैराग्राफ लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर आपने ये शो करना होता है कि आपके तमाम तरह सेंटेंस स्किल्स वहाँ पे शो हो, यानी कि ग्रामर भी सही हो, एक्यूरेसी भी हो, एरर्स ना हो उसके अंदर, आप वर्ड्स अच्छे लिखें उसके अंदर, सेंटेंसेस का कनेक्शन होना चाहिए आपके पैराग्राफ के अंदर। सो इट विल शो दैट कि यू हैव गुड सेंटेंस स्किल्स इन योर पैराग्राफ एंड यू हैव रिटन अ पैराग्राफ मिस्टेक लेस, मिस्टेक्स नहीं होंगी आपके पैराग्राफ के अंदर। नंबर 11, ओ माय गॉड, बहुत बड़ा आ गया है स्क्रीन के ऊपर, लेकिन कोई मसला नहीं है, इसको पढ़ते हैं क्योंकि आपसे भी पूछा जा सकता है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे किया जा सकता है। ठीक है जी। यहाँ पे पूछा जा रहा है, द रैपिड अर्बनाइजेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज हैज़ इंक्रीज्ड एयर पोल्यूशन अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट स्टडी बाय WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सिटीज़ विद हायर पॉपुलेशन डेंसिटीज exhibit elevated levels of particulate matter, highlighting the direct correlation between urbanization and deteriorating of air quality. Okay, अब आप मुझे एक बात बताएं कि जो हमने अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडी किया है यहाँ पे, जो WHO का इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हमने नाम लिखा है,
तो हम जब अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि जो सिटीज़ बन रहे हैं आजकल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, रोड्स बन रहे हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है, तो इससे ये हमने यहाँ पर क्यों दिया, ये सबूत क्यों दिया हमने यहाँ पे? वट एविडेंस सपोर्ट्स दिस क्लेम दैट रैपिड अर्बनाइजेशन कंट्रीब्यूट्स टू एयर पोल्यूशन? कि हमारा जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, जो हमारी हवा में जो जो एक पोल्यूशन आ रही है, आलूदगी आ रही है, उससे इस पैराग्राफ के अंदर उस बात का सबूत कहाँ पर दिया गया है? किस बात से हमने इसको सबूत साबित किया है? पर्सनल ओपिनियंस और ऑर्गेनाइजेशन, क्या हमने इसके अंदर पर्सनल ओपिनियन डाला है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो कहीं नहीं नज़र आ रहा। स्टैटिस्टिकल डेटा फ्रॉम अ लोकल न्यूज़ वेबसाइट, क्या हमने न्यूज़ वेबसाइट से उठा के कोई स्टैटिस्टिकल डेटा यहाँ पर एंटर कर दिया है? नहीं जी, ये भी नज़र नहीं आ रहा। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ स्टडी कंडक्टेड बाय द WHO, क्या हमने कोई स्टडी इसके अंदर ऐड की है जो कि WHO की है? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है, नज़र भी आ रही है। एनेक्डोट्स यानी कि स्टोरीज अबाउट एक्सपीरियंसेस इन अर्बन एरियाज़, क्या हमने लोगों को इकट्ठा करके उनसे स्टोरीज़ वगैरह सुन ली और फिर इसके अंदर वो ऐड कर दिए? मुझे तो किसी की एक बंदे की स्टोरी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है इस पैराग्राफ के अंदर, छोटे से पैराग्राफ के अंदर। सो द सी ऑप्शन इज़ क्वाइट राइट ओवर हियर। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ स्टडी कंडक्टेड बाय द WHO। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई है तो सुन लीजिए, समझ लीजिए, गौर से सुनिएगा ये बात। हमने क्या बात की थी कि हमारे पैराग्राफ के अंदर सिर्फ हवाओं में बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि सपोर्टिंग एविडेंस आना चाहिए, किसी प्रीवियस रिसर्च या न्यू रिसर्च के की जो एक कहते हैं ना कि वहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन उठा के उसके अंदर ऐड करनी है, ताकि आपकी बात के अंदर सबूत आ जाए और आपकी बात में वज़न आ जाए। तो हमने यहाँ पे बात के अंदर वज़न डाल दिया ना। WHO की जो रिसर्च है, स्टडी है, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली, हमने उसके अंदर ऐड कर दी। ओके जी। नाउ नंबर 12, which sentence would make the best appropriate topic sentence for a paragraph in the medical field? अगर मेडिकल फील्ड की हम बात करते हैं तो उसके अंदर कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि बहुत ही कमाल का रहेगा अगर हम टॉपिक सेंटेंस के लिए उसको यूज़ करें तो? यानी कि फर्स्ट सेंटेंस के हैसियत से अगर हम उसको यूज़ करें, माई फेवरेट एक्सरसाइज रूटीन इंक्लूड्स जॉगिंग इन द पार्क। भाई आप अपने बारे में क्यों बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ? ये तो माई फेवरेट हो गया ना, ठीक है। आपने तो जनरल बात करनी है और आपने एक ऐसी बात करनी है कि पहला वाला सेंटेंस को पढ़ते के साथ ही रीडर कहे कि यार मुझे और आगे पढ़ना है, और आगे पढ़ना है, और आगे पढ़ना है, ठीक है। तो रीसेंट एडवांसमेंट्स इन कैंसर रिसर्च शो प्रॉमिसिंग आउटकम्स, ये मुझे थोड़ा सा सही लग रहा है, क्योंकि कुछ एडवांसमेंट्स की बात आ रही है कि अल्लाह ना करेगा किसी को कैंसर है और उसके वो अगर मतलब पढ़ रहा है या फिर वो अपने लिए भी पढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल कोई आम आदमी पढ़ रहा है कि अगर कैंसर हो जाता है तो कुछ ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जिससे कैंसर को कम किया जा सकता है। तो आई थिंक हर आदमी ये पढ़ना चाहेगा, कोई भी इसको स्किप नहीं करेगा, कोई भी इसको इग्नोर नहीं करेगा। नंबर सी ऑप्शन, आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट विद वेरियस कुकिंग रेसिपीज़। कुकिंग के बारे में मेडिकल फील्ड में कहाँ से आ गया? कुकिंग तो मेडिकल फील्ड के अंदर दूर दूर तक कहीं नहीं है। ट्रैवलिंग टू डिफरेंट कंट्रीज ब्रॉडन्स वंस पर्सपेक्टिव ऑन हेल्थ केयर, ये ट्रैवलिंग के बारे में, तो ये भी इररेलेवेंट हो गया यहाँ पे। सो द बी ऑप्शन इज क्वाइट राइट ओवर हियर। रीसेंट एडवांसमेंट्स इन कैंसर रिसर्च शो प्रॉमिसिंग आउटकम्स। अब ये सेंटेंस को पढ़ने के साथ ये लग रहा है हेडलाइन है, ऐसे है ना, हम हेडलाइन पढ़ते तो हम कहते हैं चलो यार न्यूज़ भी पढ़े, आगे भी पढ़ो यार इसके बारे में क्या बात की गई है। दैट्स कॉल्ड नंबर 13, व्हाई आर द वर्ड्स कोहेजन? Why are the words cohesion and coherence often used together in the context of writing? हम cohesion और coherence को हमेशा एक साथ क्यों लिखते हैं और क्यों बोलते हैं? नंबर 13 में पूछा जा रहा है आपसे, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि दे आर इंटरचेंजेबल सिनोनिम्स इन राइटिंग टर्मिनोलॉजी? क्या ये दोनों का मतलब एक ही है? ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा सही लग रहा है, बी पढ़ लेते हैं। दे आर स्पेसिफिक टू डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स एंड जॉनरास। हर राइटिंग स्टाइल के अंदर, हर जॉनरा के अंदर तो ये इतने ज़्यादा अहमियत नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ तकरीबन में रखते हैं। सही है, आगे पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। दे रिप्रेजेंट अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट्स इन राइटिंग कंपोजिशन। नहीं, ये तो रिलेटेड है दोनों के दोनों आपस में। ओके। डी, दे डिस्क्राइब हाउ अ पीस ऑफ राइटिंग फॉर्म्स अ क्लियर एंड कंप्लीट होल। यानी कि एक राइटिंग जो है वो क्लियर भी होनी चाहिए और कंप्लीट भी होनी चाहिए। तो क्या इनका मतलब ये, इनका मकसद क्या ये होता है कि हम अगर इन दोनों को यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम क्लियर और कंप्लीट होल एक सेंटेंस के पूरे पैराग्राफ को दें? सो द राइट ऑप्शन ओवर हियर इज दिस वन। यस, हम चाहते हैं कि हमारी राइटिंग के अंदर, हमारे पैराग्राफ के अंदर क्लैरिटी भी हो और वो पैराग्राफ पूरा का पूरा भी हो, मुकम्मल भी हो, ठीक है, और एक जैसा लगे, एक ही पॉइंट उसके अंदर डिस्कस किया गया हो। तो उसके लिए जनाब आपको कोहेरेंस और कोहेजन का
दोनों का इस्तेमाल करना होगा। एक लॉजिकल सीक्वेंस भी ऐड करनी होगी आपने और कनेक्टर्स भी यूज़ करने होंगे आपने। 14 यहाँ पे पूछा जा रहा है आई लव टीचिंग साइकिलिंग एंड डैश है, ये तो मेरी बात हो रही है। ओके सो मुझे टीचिंग भी पसंद है, साइकिलिंग भी पसंद है, तो और मुझे क्या पसंद है देखते हैं। एग्जिबिट प्रॉपर पैरेलल स्ट्रक्चर। आपको पता है पैरेलल स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने डिस्कस किया था। पैरेलल स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक जैसा, पूरे का पूरा सेंटेंस जो है वो उसके अंदर वर्डिंग एक जैसी होनी चाहिए। एक सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूँ, पैराग्राफ की नहीं, एक सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे जेरेंड यूज हो रहा है, आई लव टीचिंग साइकिलिंग, तो आगे भी फिर जेरेंड ही होना चाहिए। तो क्या नंबर ए ऑप्शन ट्रैवल सही रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। टू ट्रैवल इन्फिनेटिव आ गया यहाँ पे, नहीं ये भी सही नहीं रहेगा। ट्रैवल्ड डी यानी कि जो जो सेकंड फॉर्म है वो आएगी यहाँ पे, नहीं। ट्रैवलिंग इज द राइट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि हमारे सेंटेंस के अंदर हमें पैरेलल स्ट्रक्चर चाहिए, हमें तमाम तर चीज़ें एक जैसी चाहिए। आई लव टीचिंग साइकिलिंग लिसनिंग ट्रैवलिंग एंड राइडिंग या ड्राइविंग, ये तमाम तर चीज़ें तो सारे के सारे इंग 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 आएंगे। यानी कि अगर एक इंग वाला आ गया ना, यानी कि आई वाला, तो फिर सारे के सारे इंग 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 ही हो जाएंगे। ओके जी। 15 विच इज़ द लास्ट वन, कोहेजन इंक्लूड्स डैश। कोहेजन का को क्या कहते हैं? कोहेजन से करने से क्या होता है हमारे टेक्स्ट के अंदर? क्या ये माइक्रो लेवल ऑफ टेक्स्ट है या मैक्रो लेवल ऑफ टेक्स्ट है? मुझे कौन बताएगा? अगर आपको याद है तो आपको पता होगा कि कोहेजन का मतलब होता है माइक्रो लेवल ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। और मैक्रो लेवल ऑफ टेक्स्ट जो है वो कोहेरेंस होता है, क्योंकि कोहेरेंस का मतलब होता है लॉजिकल सीक्वेंस, और कोहेजन का मतलब होता है छोटे छोटे से कनेक्टर्स आपने यूज़ करने अपने टेक्स्ट के अंदर, अपने पैराग्राफ के अंदर। सो वो आपके पैराग्राफ के अंदर जो है ना वो एक क्या कहते हैं माइक्रो माइक्रो करके जो है ना वो चीज़ें ऐड कर देते हैं, वो भी कनेक्शन बनाता है लेकिन छोटे लेवल के ऊपर, ठीक है। दैट्स कॉल्ड। सो दैट वाज ऑल फॉर द पैराग्राफ राइटिंग द एंड, एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आपने इन दोनों वेबसाइट्स को ज़रूर देखना है। नंबर 1 प्रो प्रोफेसर। अच्छा ये वाले जो मैंने MCQs इसके अंदर ऐड किए थे या BCQs ऐड किए थे वो मैंने लेक्चर में से ऐड किए थे जो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अब अगर आपने मज़ीद प्रैक्टिस करनी है, जो कि मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा कि आप ज़रूर करें, प्रो प्रोफेसर एक वेबसाइट है ये वाली, इसका लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे आपका क्विज खुल जाएगा, ठीक है। तो ये ज़रूर कीजिएगा बेटा, 10 इसमें MCQs हैं। और दूसरी है क्लिफ नोट्स, तो इनको भी आप लाजमी करिएगा, इनका भी मैं लिंक जो है वो आपको ऐड कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। रिमेंबर दैट आई हैवंट ऐड अ सिंगल MCQ फ्रॉम दीज वेबसाइट्स इन दिस वीडियो, ओके। सो ये MCQs अलग थे, और अगर आपने मज़ीद प्रिपरेशन करनी है, जो कि करनी भी चाहिए, तो ये दोनों की दोनों वेबसाइट्स को ज़रूर टच कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, थैंक यू।